नमस्कार मित्रों, MPPSC ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण 5 मार्कर प्रश्नों को देख रहे हैं। पेपर फर्स्ट के पार्ट बी में इकाई 3 मध्य प्रदेश का भूगोल, इसके महत्वपूर्ण 5 मार्कर प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत के उप विभाजन को समझाइए। इसका उत्तर रहेगा सतपुड़ा पर्वत। विस्तार, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में पश्चिम से पूर्व में अमरकंटक पठार तक। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा एवं दक्षिण में ताप्ती नदियों का क्षेत्र है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी 3 भागों में विभाजित है। पश्चिमी भाग इसका पश्चिमी सतपुड़ा कहलाता है, जो महाराष्ट्र के उत्तर में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तक है। पश्चिमी सतपुड़ा में असीरगढ़ पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी स्थित है। जो सतपुड़ा पर्वत है उसका मध्य भाग पूर्वी सतपुड़ा कहलाता है। यह आर्कियन व गोंडवाना क्रम से निर्मित है। कोयले के भंडार यहाँ पाए जाते हैं। जो पूर्वी सतपुड़ा है महादेव पहाड़ी पर है। यहाँ इसमें महादेव पहाड़ी है। पूर्वी सतपुड़ा में महादेव पहाड़ी है, जिस पर धूपगढ़ चोटी है 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो सबसे पूर्वी भाग है वो मेकल श्रेणी कहलाता है। अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में है। नर्मदा सोन नदी का उद्गम मेकल श्रेणी से है। अमरकंटक चोटी 1064 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर इस प्रकार से हमने सतपुड़ा पर्वत के उप विभाजन को देखा कि किस प्रकार से हमें तथ्यों को लिखना है। दूसरा 5 मार्कर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मृदा के विभाजन को समझाइए। मध्य प्रदेश में मृदा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। जलोढ़ मृदा है, जो 7.57% भाग पर है। काली मिट्टी, जिसके 3 भाग हैं। साधारण काली मिट्टी 37% भाग पर, गहरी काली मिट्टी 3.5% भाग पर और छिछली काली मिट्टी जो है 6.5 भाग पर है। तीसरी है लेटेराइट मिट्टी, यह 11% भाग पर है। लाल पीली मिट्टी यह 37% भाग पर बघेलखंड के पठार पे है। और मिश्रित मिट्टी, जिसमें मिश्रित मिट्टी में लाल पीली काली मिट्टी जो बुंदेलखंड के पठार पर पाई जाती है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में मृदा का विभाजन। अगला है, मध्य प्रदेश के कोयला उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर रहेगा मध्य प्रदेश खनिज संपदा से समृद्ध है और कोयला उत्पादन के मामले में चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र लोअर गोंडवाना कोयला क्षेत्र की 2 अर्धवृत्ताकार पेटियों का भाग है। मध्य प्रदेश में यानी कि जो कोयला क्षेत्र है वो लोअर गोंडवाना कोयले क्षेत्र की अर्धवृत्ताकार पेटियां हैं। वितरण की दृष्टि से प्रदेश में कोयले के क्षेत्रों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। अब मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो खदानें हैं उसमें उमरिया है, यह सबसे छोटा क्षेत्र है। कोयले की यहाँ 6 परतें हैं। दूसरा कोरार क्षेत्र, यहाँ 4 परतें हैं। सुहागपुर क्षेत्र, जोइला नदी क्षेत्र और सिंगरौली क्षेत्र। सिंगरौली क्षेत्र में कई परतें हैं। उत्तम श्रेणी का कोयला मिलता है यहाँ। सिंगरौली क्षेत्र में 4 थर्मल पावर स्टेशन भी विद्यमान है। तो हमने एक प्रकार देखा मध्य भारत कोयला क्षेत्र, और दूसरा है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। इसके अंतर्गत है मोहपानी कोयला क्षेत्र, यहाँ मोटी 4 परतें हैं। साधारण कोयला जबलपुर के निकट है। एक शाहपुर तवा क्षेत्र, यहाँ 3 तहें हैं, यानी 3 परतें हैं। बैतूल होशंगाबाद के मध्य शाहपुर तवा क्षेत्र पड़ता है। फिर कानन घाटी, यहाँ मोटी परत वाला कोयला है। और एक है पेंच घाटी। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंदर 4 है, मोहपानी, शाहपुर तवा क्षेत्र, कानन घाटी और पेंच घाटी। अगला प्रश्न है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के विभाजन को स्पष्ट कीजिए। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर का मैदान, यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु है, यानी गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी होती है। दूसरा है मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है वो सम जलवायु का क्षेत्र है, यहाँ न तो अधिक गर्मी होती है न अधिक ठंड होती है। तीसरा है नर्मदा घाटी क्षेत्र, यहाँ अधिक गर्मी होती है और साधारण ठंड होती है। जो विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र है यह सम जलवायु वाला क्षेत्र है, यहाँ न अधिक गर्मी होती है और न अधिक ठंड होती है। अगला है, मध्य प्रदेश में नवीनीकृत ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर रहेगा मध्य प्रदेश में नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत से मतलब ऐसे स्रोत है जिनका पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है और जो कभी समाप्त नहीं होंगे। इसमें आता है पहला सौर ऊर्जा। उच्च सूर्य ताप प्राप्ति से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। इंदौर कस्तूरबा ग्राम जो है सौर ऊर्जा ग्राम है। नीमच में 151 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया हुआ है। रीवा में 250 की 3 इकाई मिलाकर 750 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगाया गया है।
और मध्य प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2012 लेकर आई है। फिर दूसरा है पवन ऊर्जा। इंदौर, देवास, राजगढ़ में पवन चक्कियाँ स्थापित की गई। 2017 में 2497 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2017 में थी। फिर बायोगैस से धार में धान की भूसी पर आधारित बायोमास संयंत्र है। इसके अतिरिक्त बैतूल, खरगोन में भी बायोमास संयंत्र है। अन्य नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो हाइड्रेल पंप है खरगोन में और जेट्रोबा प्लांट मंडला में। अगला है मृदा के गुणों को संक्षेप में समझाइए। तो मृदा के अंदर क्या गुण होते हैं? तो भौतिक गुण होते हैं रंग, अपने आप में विशेष नहीं परंतु मृदा के निर्माण की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है रंग। दूसरा है गठन, मृदा में मिश्रित विभिन्न प्रकार के कण, इसमें बालू, बजरी, क्ले शामिल है। मृदा के अगले गुण में संरचना, मृदा में कणों की व्यवस्था, दानेदार स्तंभीय संरचना होती है। ये मृदा के हमने भौतिक गुण देखे। रासायनिक गुणों में देखें तो अम्लीयता, उच्च वर्षा वाले स्थानों में उपस्थित मृदा, क्षारीयता, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उपस्थित मृदा। एक ही ह्यूमस, मृत व अपघटित पौधे व जंतु अवशेष युक्त ह्यूमस कहलाता है। तो ये मृदा के गुण है, भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है और जैविक गुण के अंतर्गत ह्यूमस आता है। अगला 5 मार्क का प्रश्न है, नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व पर एक निबंध लिखिए। मध्य प्रदेश में चंबल, नर्मदा, ताप्ती, तवा आदि नदियों में कई महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं स्थापित की गई है। देखो नदी घाटी परियोजना स्थापित करने का महत्व क्या है? तो पहला है जल विद्युत शक्ति, यानी कि जल विद्युत की प्राप्ति होती है। गांधी सागर परियोजना से 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। दूसरा है सिंचाई क्षेत्र विस्तार, इंदिरा सागर परियोजना से 1.35 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होती है। तीसरा है सूखा प्रभावित क्षेत्र हेतु जल पहुँचाना महत्वपूर्ण है। पर्यटन स्थल के रूप में भी महत्वपूर्ण, जैसे सरदार सरोवर डैम है, हनुवंतिया है, तो पर्यटन स्थल के भी रूप में विकास होता है और सरकार को लाभ होता है, जनता को लाभ होता है। पांचवा है कृषि उत्पादन वृद्धि में महत्व, यानी कि अगर जल नदी घाटी परियोजना से सिंचाई अच्छी होगी तो कृषि उत्पादन वृद्धि होगी, उद्योगों को जल की आपूर्ति भी होती है। तो इस प्रकार हमने 5 मार्कर प्रश्नों को देखा है, किस प्रकार से हम परिभाषाओं के साथ और बिंदु के अनुसार बिंदु में तथ्यों को लिखकर एक अच्छा उत्तर बना सकते हैं।